केंद्र ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा। रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,968 करोड़ रुपए से अधिक के बोनस को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के युद्ध कौशल और हथियार प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने पर जोर दिया। इसराइल हमास के बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे। और चेन्नई में क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 289 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपए की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है और बारले के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। आर्थिक मामलों की समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए अंतर्राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण की परियोजना को मंजूरी दे दी है। 20,773 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकृत किया जाएगा। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 46% कर दिया है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस निर्णय से 48,67,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में टीसीए की और कैबिनेट की बैठक हुई और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को मिलाकर सरकारी खजाने पर सालाना 12,857 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। सरकार ने 11 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बोनस को मंजूरी दी है। इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है, यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ। इसके ऊपर लगभग 1,969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है और इस बार भी इसको देने का निर्णय लिया गया है। इन कर्मचारियों में ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन के गार्ड, स्टेशन मास्टर, पर्यवेक्षक, तकनीशियन और तकनीशियन सहायक शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के युद्ध कौशल और हथियार प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में सेना कमांडरों के सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भविष्य में पारंपरिक युद्ध की जगह हाइब्रिड और विषम युद्ध ही लड़े जाएंगे। उन्होंने सशस्त्र बलों से बदलते सुरक्षा परिदृश्य के अनुसार योजना और रणनीति बनाने तथा तैयारी करने को कहा। उत्तरी सीमाओं की स्थिति पर उन्होंने किसी भी आपात स्थिति के लिए सेना पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी स्तरों पर चल रही वार्ता जारी रहेगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए जल मार्गों का विकास महत्वपूर्ण है। मुंबई में वैश्विक समुद्री शिखर सम्मेलन में श्री गडकरी ने वर्चुअल माध्यम से कहा कि रेलवे, सड़क और विमान की तुलना में जल मार्ग परिवहन का सबसे सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। उन्होंने सभी से ईंधन की लागत कम करने का अनुरोध किया और पश्चिमी देशों की तरह क्रूज और शिपिंग में ईंधन के रूप में मेथनॉल का उपयोग करने का सुझाव दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने दुनिया से अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने और इसे संघर्ष मुक्त रखने का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत मानव जाति के व्यापक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग का पक्षधर है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत ने पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के सिद्धांतों का लगातार पालन किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि कई देश गठबंधन में शामिल होने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सम्मेलन 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। श्री सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि में 124 देश शामिल हैं, जिनमें 94 ने इसकी पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। पटना में कृषि रोड मैप के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन ने गरीबों और वंचित लोगों को प्रभावित किया है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वर्तमान कृषि पैटर्न में बदलाव लाकर बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। जल स्रोतों का दोहन कम किया जा सकता है, मिट्टी की उर्वरता का संरक्षण किया जा सकता है और सबसे बढ़कर लोगों की थाली में संतुलित भोजन पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रपति ने कृषि रोड मैप पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बिहार को प्रगति की ओर अग्रसर करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरुआत वर्चुअली करेंगे। ये केंद्र राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में ये रेल सेवा 17 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 5 स्टेशन होंगे। ये हैं साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। भाजपा ने अडानी समूह पर एक रिपोर्ट के हवाले से सरकार की आलोचना करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, श्री गांधी अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर कभी नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारी समूह ने जुड़ा मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और इस टिप्पणी से पता चलता है कि उन्हें संविधान और न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने जनसेना प्रमुख पवन कल्याण से मुलाकात की। हैदराबाद में दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। जनसेना पार्टी ने कहा है कि अगले 1-2 दिन में गठबंधन पर निर्णय होने की उम्मीद है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने आज तेलंगाना के मुलुगु जिले में विजया भेरी बस को रवाना किया। मुलुगु जिले के रामानुजापुरम गांव में एक जनसभा में श्री गांधी ने वादों को पूरा नहीं करने पर भारत राष्ट्र समिति की आलोचना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। इसराइल हमास के बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज इसराइल के तेल अवीव पहुंचे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध में अमेरिका के समर्थन की सराहना की।
गजा में 20 लाख से अधिक लोगों की मानवीय सहायता और राहत के लिए अमेरिका और इसराइली के बीच एक समझौता हुआ है। इस बीच गजा सिटी के एक अस्पताल में कल जोरदार विस्फोट हुआ। इसराइल ने कहा है कि ये विस्फोट फलस्तीनी इस्लामी जिहाद आतंकवादी समूह के एक रॉकेट के दागने के कारण हुआ था। हालांकि संगठन ने इससे इनकार किया है। विस्फोट में कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने इस विस्फोट की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय नौसेना का पोत एरावत श्रीलंका के कोलंबो में पहुंच गया है। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की मैत्री के पुल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंध, भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वामपंथी उग्रवादी और उनकी विचारधारा देश के विकास और उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि जो लोग वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर, सड़कें और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं चाहते, वे युवाओं के उज्जवल भविष्य की राह में बाधाएं पैदा कर रहे हैं। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 200 आदिवासी युवाओं के साथ संवाद में ये बात कही। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड देने के लिए 38 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है। इसके अंतर्गत 5.5 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराना है। नालंदा जिले में उन्होंने कहा कि देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए चिन्हित किया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आज गंगटोक के सम्मान भवन में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत मिट्टी कलश यात्रा को रवाना किया। मुख्यमंत्री ने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों से राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को 33 प्रखंडों और एक शहरी स्थानीय निकाय से एकत्रित मिट्टी से भरे 34 कलशों को नई दिल्ली के लिए रवाना किया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 551 अंक लुढ़क कर 65,877 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक फिसलकर 19,671 पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर की तुलना में 83 रुपए 27 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $91.70 प्रति बैरल के आसपास रहीं। हरियाणा सरकार ने क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार के अपने प्रयासों के अंतर्गत 4 जिलों कैथल, सिरसा, रोहतक और जींद में ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम में 113 करोड़ रुपए से अधिक के 10 नए कार्यों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में इसे प्रशासनिक मंजूरी दे दी। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया है। 289 रन के लक्ष्य के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 35वें ओवर में 139 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 288 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को स्वीकृति। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा। रेलवे कर्मचारियों के लिए 1,968 करोड़ रुपए से अधिक के बोनस को मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के युद्ध कौशल और हथियार प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने पर जोर दिया। इसराइल हमास के बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंचे। और चेन्नई में क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।